नमस्कार, स्वागत है। जेई एडवांस 2020 में जो क्वालिफाइड बच्ची है सृष्टि शर्मा, उससे बात करने वाले हैं। जनरल बात करेंगे भाई किस तरह से उसने तैयारी की। तो वेलकम सृष्टि जी। थैंक यू। क्या हाल चाल है आपके? सही है। ठीक है। तो पहले तो मतलब मैं अपने मुंह से नहीं बोलूँगा, आप ही एक बार बताइए अपने 12th के परसेंटेज क्या थे, आपकी जेई मेन की क्या रैंक थी, जेई एडवांस की क्या रैंक थी, और प्रेजेंटली अभी आप कौन सी कॉलेज में किस ब्रांच के साथ पढ़ रहे हैं? तो हाय, आई एम सृष्टि एंड मेरे सीबीएसई में 96% आए थे ट्वेल्थ में। एंड मेरी जेई मेन में एआईआर थी 644 और जेई एडवांस में 622। एंड मैं करंटली आईआईटी बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ रही हूँ। तो सबसे पहले तो मतलब ये है कि बच्चा यही सोचता है कि भैया क्या कॉलेज लेनी है, क्या ब्रांच लेनी है। तो तुम्हारी क्या प्रायोरिटी थी, ब्रांच थी या मतलब लोकेशन थी? मेरी प्रायोरिटी, अगर मैं ऑनेस्टली बात करूँ तो मेरी प्रायोरिटी लोकेशन थी। बिकॉज मेरे को लगा आईआईटी बॉम्बे द बेस्ट कॉलेज है इंडिया का। एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी बेटर रहेगा। एंड मुझे मतलब कंप्यूटर साइंस का एज सच कोई प्रेफरेंस नहीं थी, तो आई वॉज ओके विद इलेक्ट्रिकल, सो दैट्स व्हाई आई चोज आईआईटी बॉम्बे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अच्छा। तो बेसिकली इस टाइम पर जब मतलब बच्चा एग्ज़ाम एकदम पास में आता है तो बच्चों के मन में कई सारे सवाल रहते हैं। जैसे कैसे हम चैप्टर हमने पूरा जो कोर्स किया हुआ है उसका रिवाइजन हम कैसे करें। तो मैं ये चाहूँगा कि आप एक बार अपना स्ट्रेटेजी, तुमने कैसे रिवीजन किया, एक बार बच्चों के साथ शेयर करोगे? तो सबसे पहले तो अपने नोट्स 2-3 बार अच्छी तरह रिवाइज करो। उससे तुम्हें पता लग जाएगा कि कोई कॉन्सेप्चुअल लैकिंग तो नहीं है कहीं किसी पॉइंट पे, और उससे कॉन्सेप्ट और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएंगे। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए बेस्ट रहेगा कि तुम 40 ईयर्स के पेपर्स, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स आते हैं, वो वाले करो, क्योंकि उनसे मतलब हर एक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस उसके अंदर तुम्हें मिल जाएंगे, तो वो बेस्ट रहेगा रिविजन के लिए। बिल्कुल, ये 40 ईयर्स का जो है ये मतलब हम भी हमेशा हर बच्चे को ये बोलते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो बिल्कुल करना ही है, छोड़ना ही नहीं है। तो अच्छा, उसके अलावा रिवीजन स्ट्रेटेजी के अलावा ये है कि इस टाइम पे मतलब टेस्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा देने चाहिए, ताकि टेस्ट में केवल टेस्ट देने नहीं है, टेस्ट के साथ साथ उसका एनालिसिस भी करना है ना। तो आपने भी मतलब टेस्ट के दरमियान खूब सारे टेस्ट, मतलब टाइम जो था एडवांस और मेंस के बीच का, उसमें और मेंस के पहले टेस्ट तो खूब सारे दिए होंगे। जो मेंस और एडवांस के बीच का टाइम है, या फिर जो अभी जैसे एग्जाम अभी आ ही रहे हैं, तो जो वो टाइम है उसमें ट्राई करो मैक्सिमम पेपर, मतलब एटलीस्ट वीक में 2 से 3 पेपर देने का ट्राई करो। और मतलब हर पेपर को अच्छी तरह एनालाइज करो कि मार्क्स क्यों नहीं आए, मतलब टाइम मैनेजमेंट में कमी रही या फिर कॉन्सेप्चुअल कमी रही। और जो भी है, जो भी लगा कि अच्छा टाइम मैनेजमेंट में कमी थी, तो उसके बाद जो क्वेश्चंस है उनको स्पीड से करने की प्रैक्टिस करो। अगर लगा कॉन्सेप्चुअल लैकिंग है, तो वो जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है उसके क्वेश्चंस और करो, जिससे वो वाला पॉइंट अच्छी तरह स्ट्रेंथन हो जाए। अच्छा, उसके अलावा ये भी होता है कि मतलब हर एग्ज़ाम में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं रहती है। कभी हमारा एवरेज स्कोर बढ़ जाता है, कभी स्कोर कम हो जाता है। वो मैथ्स में जो साइन कर्व है उस प्रकार से चलता रहता है। तो मतलब कभी जब बच्चे के कम नंबर आते हैं तो काफ़ी डिप्रेशन में चला जाता है, वो सोचता है आईआईटी मेरे बस का नहीं है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, और वो मतलब क्विट कर देता है। तो ऐसे तुम्हारे भी कई मोमेंट आए होंगे ऐसे, मतलब पढ़ाई के टाइम में, तो उस टाइम तुमने अपने आप को ट्रैक पे कैसे रखा? उस पॉइंट पे ज़रूरी ये है अपन को कि ये अपना जो अभी के नंबर आए, ये अपने असली नंबर नहीं है जो जेई में आएंगे। अभी अपने पास टाइम है, अभी अपन को बहुत इम्प्रूवमेंट करना है। तो बस उसको एज अ चैलेंज लो, उससे डीमोटिवेट मत हो, बट उससे ये चैलेंज लो कि अगले पेपर में तो इससे डबल नंबर लाने हैं हमें। मतलब पूरे उस पेपर के बाद एनालाइज करो पेपर को अच्छी तरह, अपनी सारी कमियां एक एक क्वेश्चन को देखो ढंग से कि कहाँ पे कमी रह गई, और उसको एनालाइज करो, जिससे जो जब तुम नेक्स्ट पेपर दो तुम ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। तो यही करना चाहिए, और डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए कभी भी कम नंबर से, बिल्कुल। बिकॉज ये फाइनल नहीं है, अभी फाइनल अपन को देना है। और तुम्हारी जो तैयारी थी, तुम्हारी तैयारी में कभी ऐसा कोई मोमेंट आया जब तुम्हें मतलब लगा कि भाई ये क्या हो गया नंबर, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, ये मेरे साथ क्या हो गया, और मतलब ऐसा बैकफुट पे जाने वाला कुछ ऐसा विचार कभी आया तुम्हारे? कभी कभार ऐसा हो जाता था कि काफ़ी कम नंबर आ रहे हैं, तो ऐसा लगता था कि क्या मैं जेई के लिए बनी भी हूँ क्या, और ऐसे कभी कभी सेल्फ डाउट भी होने लग जाता है। बट उसमें मेजर यही अपन को ध्यान रखना है कि उसे डीमोटिवेट नहीं होना है,
क्योंकि फाइनल अभी आने वाला है। इस बात को हमेशा याद रखना है कि अभी जर्नी चल रही है और अपन को बेस्ट निकालना है इस जर्नी में से अपने। अच्छा, और मतलब जैसे बैलेंस एक रखना पड़ता है, क्योंकि जो टैक्सी के जो 3 चक्के होते हैं उसी प्रकार से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब्जेक्ट के बीच में बैलेंस रखना होता है। और कई बच्चे की मतलब मैथ्स थोड़ा फोबिया रहता है, किसी का फिजिक्स रहता है, किसी का केमिस्ट्री में रट्टा नहीं मारा जाता तो उसको केमिस्ट्री थोड़ी टफ लगती है। तो तुम्हारे साथ ऐसा क्या था, और मतलब कौन सा तुम्हारा वीक सब्जेक्ट था और उसको तुमने मतलब किस प्रकार से हैंडल किया, और मतलब जो है आज इस सक्सेस को तुमने ऑप्ट किया है? तो मेरे जब जेई प्रिपेयर कर रही थी मैं जेई के लिए, तो मेरा वीक सब्जेक्ट फिजिक्स हुआ करता था। एंड मतलब जो भी वीक है तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दो, मतलब बाकी 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा। और मतलब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। और बार बार मैं तो करती थी, फिजिक्स मेरा वीक था तो मैं अपने नोट्स बहुत बार रिवाइज करती थी, मतलब दिन में 1-2 बार पूरी फिजिक्स के नोट्स रिवाइज करती थी, जिससे मतलब कॉन्सेप्ट एकदम टिप पे हो मेरे। एंड फिर उसके बाद प्रैक्टिस। तो जैसे अगर फिजिक्स की बात करें तो मतलब प्रैक्टिस के लिए बेस्ट बुक इज एच सी वर्मा। तो मैंने 2-3 बार पूरी एच सी वर्मा की थी लास्ट के 2-3 मंथ्स में, जिससे मेरे को जो फिजिक्स के अंदर जो फोबिया है वो दूर हो पाए। प्रैक्टिस करो और नोट्स रिवाइज करो। अच्छा, आपकी जो सक्सेस जर्नी है उसमें मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस, सबसे ज़्यादा जो श्रेय आप देना चाहोगे वो किसको देना चाहोगे? सबसे ज़्यादा तो क्रेडिट पूरा ही मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स को ही जाएगा। उनके बिना शायद कुछ भी नहीं हो पाता। बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम्हारे पेरेंट्स तो मतलब मैं मेरे को भी पता है कि मतलब कभी कभी जैसे तुम डाउट पूछने आते थे, तो मुझे पता है 3 घंटा 2 घंटा यदि तुम मेरे पास रहते थे तो कभी कभी तुम्हारे जो फादर है 1-1 घंटा बाहर केवल अकेले तुम्हारा वेट करते थे। तो मतलब ये चीज़ जो है बहुत बड़ी बात होती है। उसके अलावा ये भी है कि तुम्हारे फादर का ट्रांसफ़र हो गया, संडे संडे वो आते थे, तो ये बहुत सेक्रीफाइस किया। तुम्हारे को ट्रांसफ़र होने के बाद भी तुम्हारी लोकेशन चेंज नहीं की, एक जगह रखा। तो ये तो मुझे पता है, फादर का तुम्हारा रोल तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये। खैर चलो, अच्छी बात है। और तुम्हारी तरफ से और बच्चों को तुम क्या कहना चाहोगे, किस तरह से वो आगे प्रिपरेशन करें और कैसे, क्या मतलब तुम्हारा क्या सजेशन रहेगा बच्चों को? क्योंकि ये ऐसा समय आता है ना, बच्चा इसमें बहुत डिमोटिवेट रहता है क्योंकि टेस्ट में नंबर कम आ जाते हैं कभी। तो एक तुम्हारा कैसे बैलेंस रखना है बच्चों को, कैसे तुम्हारा जो है व्यू, तुमने क्या किया था जेई मेंस और एडवांस के बीच में, कितने टेस्ट दिए थे, टेस्ट का एनालिसिस कैसे किया था, पूरा रिवीजन कैसे किया था, एनसीईआरटी पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन किए थे, ये सारा जो है एक तुम बच्चों को मैसेज अपना क्या देना चाहते हो इसके बारे में? जैसे जो सर ने अभी एनसीईआरटी का पॉइंट बोला, तो एनसीईआरटी स्पेशली केमिस्ट्री में तो बिल्कुल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और जैसे शायद अभी तुम्हारे बोर्ड्स भी आएंगे, तो एनसीईआरटी अगर तुम पढ़ोगे तो बोर्ड्स के भी पूरी हेल्प हो जाएगी उससे, तीनों सब्जेक्ट में। और जो जेई मेंस है उसमें भी काफ़ी फायदा होगा। तो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और इससे रिविजन भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा जो अभी तक पढ़ा उसका। एंड इसके अलावा जो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है वो है टेस्ट सीरीज। तो मतलब जैसे मैंने पहले भी कहा कि वीक में 2 से 3 टेस्ट पक्का देना है और उसे एनालाइज करना है कि कहाँ पे शॉर्ट कमिंग्स रही हैं अपनी, और फिर उसकी तरफ वर्क करना है। और मतलब बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि अभी क्या है कि कभी ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है। और ना मतलब कभी कभी तुम्हारी गलती नहीं हो, टेस्ट ही काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाते हैं, तो उससे कभी भी ज़्यादा डिप्रेस नहीं होना है। अपना आगे बेस्ट करते रहना है एंड रिविजन करते रहो। और जो वीक पॉइंट्स हैं उनको स्पेशली अच्छी तरह रिवाइज करते रहो एंड अपना बेस्ट करो एंड अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो। अच्छा, अभी जैसे क्या हो रहा है कोविड टाइम्स के बाद में, ऐसा हुआ है कि कई बच्चे जो है ऑनलाइन की तरफ अपना डेविएशन ले गए हैं, कई बच्चे ऑफलाइन को प्रिफर कर रहे हैं। तो तुमने भी जो है, मुझे पता है 2020 सितंबर में जेई एडवांस का एग्ज़ाम दिया था। तो कोविड टाइम जो है एकदम, जब एकदम मेन लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम तुम्हें भी घर पे रहना पड़ा पूरा पूरा। तो ऑनलाइन के अंदर बच्चों को एक मेजर ये प्रॉब्लम आती है, वो अपने डाउट्स कैसे क्लियर करे। तो तुमने भी ऐसा ऑनलाइन में कोई डाउट्स वाउट्स आए होंगे, कैसे तुमने उसको डाउट्स ऑनलाइन ही क्लियर कर लिए या खुद से ही बुक सर्च करके कॉन्सेप्ट समझ के ऐसे किए, कैसे तुमने उनको वो वाला जो स्टेज होती है ना, और मतलब बच्चा एक डाउट लेके बैठ जाता है ना, यार ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो अब ये मेंटालिटी रहती है कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, पहले उसको करना है। तो उसको ओवरकम कैसे किया तुमने? मैंने मेजरली डाउट्स थे तो मैंने टीचर से व्हाट्सएप पे क्लियर किए थे, और बचे हुए डाउट्स इंटरनेट पे ढूंढ ढूंढ के किए थे। इंटरनेट पे ढूंढने से एक और फ़ायदा होता है कि
कब मतलब ये मेजरली मैंने फिजिक्स में किया था, बट इससे एक और फायदा होता है कि आसपास की और चीज़ें भी पता लग जाती है, तो कभी कभी उससे थोड़ी नॉलेज भी एनहांस हो जाती है। बट जितना पॉसिबल है टीचर से ट्राई करो डाउट पूछने का, जैसे व्हाट्सएप हो गया, और डाउट फोरम्स होते हैं काफ़ी, तो उन पे जो टीचर्स जो बताएंगे वो बेस्ट होता है, तो टीचर से ट्राई करो पूछने का। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। और तुम्हारे कोई ऐसा लगता है, कोई पॉइंट्स ऐसा है जो बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा, तुम्हारा कोई मैसेज ऐसा है तो तुम और दे सकते हो एक बार। जो मैंने बोला बस उसमें देखो, और तो मतलब बेसिकली ये है कि मतलब किसी की भी ब्लाइंडली मत सुनो, खुद का जो खुद के लिए बेस्ट लगे वो करो, एंड मतलब बिल्कुल भी रिलैक्स होके पढ़ो आराम से एकदम। अच्छा, डेली रूटीन तुम्हारा क्या रहता था, कितने घंटे पढ़ते थे तुम मतलब? रूटीन ऐसा फिक्स नहीं रहता था, बट सुबह मतलब 8 बजे उठ जाती थी, उसके बाद ऑलमोस्ट दिन भर पढ़ाई रहती थी, तो लगभग दिन के 13 to 14 आवर्स निकल जाते थे लास्ट के दिनों में तो। चलो, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। पापा मम्मी को जो थैंक है यू। मेरी तरफ से एक बार प्रणाम नमस्कार बोलना, और कनेक्टेड रहना इसी प्रकार से बीच बीच में। और भी मतलब बच्चों के लिए यदि कुछ मोटिवेशनल वीडियोस तुम्हारे तुम्हारे को मैं भेजूं बोलूं, तो बच्चों के लिए बीच बीच में तुम मोटिवेशनल वीडियोस भी अपने देते रहना इसी प्रकार से। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।